हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जो कि एनाटॉमी में जो हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। मतलब कि अभी तक हमने देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में और डाइकॉट रूट्स में किस तरीके से होती है, ये चीज़ें हमने देखी थी। आज के इस वीडियो में हमको क्या देखना है, आज के इस वीडियो में हमको देखना है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गई बात है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म्स है वो है बार्क। हमने देखा था कि क्या होता है कि जब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, चाहे वो स्टेम में हो चाहे रूट में हो, तो इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनती है और आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि अंदर से एक प्रेशर बाहर की तरफ बिल्डअप होता है और उसकी वजह से बाहर की जो वॉल्स होती हैं वो क्रश हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। इसका क्या बेनिफिट है? जब अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ क्रश होती हैं तो बेनिफिट्स क्या होता है कि होता क्या है, जब बाहर की चीज़ें टूटती हैं तो वहाँ पे आपको जो है कि बाहर एक छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं। उन क्रैक्स को फिलअप करने के लिए कुछ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं एज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं कि डिवीजन करती हैं और इनर साइड में फेलोडर्म का और बाहर साइड में फेलोजन का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाती हैं, इनकी जो डिफरेंट फंक्शन होती है उसके हिसाब से हमने कुछ टर्म देखे हैं। बार्क क्या होता है कि कोई भी टिश्यू जो कि सेकेंडरी जो आपका कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर प्रेजेंट कोई भी जो टिश्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं बार्क। समझते हैं इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे लाके। देखिए मैंने क्या बताया कि बार्क क्या होता है। ये ऐसा कोई भी टिश्यू जो कि बाहर प्रेजेंट होता है। किसके बाहर? वैस्कुलर कैम्बियम के। तो क्या है कि वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पे, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड में प्रेजेंट जो भी टिश्यू होती हैं उसे हम लोग कहते हैं, उसके आउटर साइड में जो भी टिश्यू होती हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क। उसे क्या कहते हैं? कॉर्क। देखिए कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉर्क क्या है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, जो इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाहर जितनी भी टिश्यूज होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। बात समझ में आ गई? देखते हैं कि अगर हम छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करें तो क्या है कि इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जाइलम फ्लोएम इस तरीके से अरेंज है। यहाँ पे हमारे पास जाइलम फ्लोएम इस तरीके से अरेंज है। इनर साइड में क्या है? यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब इसके इनर साइड में जो आपका इधर वाला रीजन है वहाँ पे बनेगा आपके पास सेकेंडरी जाइलम और बाहर के साइड में क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। लिख लेते हैं कि यहाँ पे इनर साइड में क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा और बाहर के साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। और क्या है कि सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर क्या होगा कि पहले से भी तो यहाँ कोई फ्लोएम प्रेजेंट रही होगी। जैसे क्या है कि हमारे पास इस तरीके से प्राइमरी वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे हमारे पास बना क्या? वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या किया कि नीचे के साइड में सेकेंडरी जो है जाइलम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया और ऊपर के साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा कि ये जो पहले वाली सेल्स थी, ये सेल्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम। अब प्राइमरी फ्लोएम, आपको पता है कि प्राइमरी फ्लोएम के बाहर क्या होता है? पेरिसाइकल होता है। हमने जब नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था तो जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल था, उसके बाहर जो कवरिंग थी उसे क्या कहते थे? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाहर क्या था? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर क्या था? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाहर हमने देखा था कि एपिडर्मिस था। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ एक बार हो जाती है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं एक बार देखते हैं। जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है हम एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सबसे बाहर की लेयर जो कि फॉर्मेशन करती है किसका? फैलम का। ये क्या है हमारे पास? फैलम। ठीक है।
फैलम के जस्ट इनर साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फैलम के जस्ट इनर साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इसके जस्ट इनर साइड में हमारे पास प्रेजेंट है, फैलम के जस्ट इनर साइड में हमारे पास प्रेजेंट है फेलोजेन। फेलोजेन, फेलोजेन के जस्ट इनर साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फेलम, फेलोडर्म। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फेलोडर्म, फेलोडर्म। इसके पास हमारे पास क्या है? फेलोडर्म, ठीक है। फेलो सबसे बाहर क्या है? फैलम है, फिर क्या है? फेलोजेन है, उसके अंदर क्या है? फेलोडर्म है। अब इसके अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ तक की तो जो बात होती है इसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इसे हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडर्म। इसे हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेरिडर्म। इसे हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडर्म्स। तो ये क्या है? पेरिडर्म्स है। अब इसके और अंदर हम चलते हैं, अंदर और देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसके और अंदर चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एंडोडर्मिस। इसके अंदर चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस। ये है हमारे पास एंडोडर्मिस, उसके अंदर हमारे पास है पेरिसाइकल और इसके अंदर है हमारे पास वैस्कुलर बंडल। इसके बाद हमारे पास क्या है? वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे अगर इस तरीके से कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है सेकेंडरी जाइलम और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम। और सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। एक बार लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। बहुत सारा सर्कल बन गया तो आप लोग ऐसे इल्यूजन की तरह इसको फील नहीं करेंगे, इसे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। सबसे बाहर यहाँ तक हमने चीज़ें देखी हैं। ये है हमारे पास क्या? एंडोडर्मिस। ये है हमारे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में आप क्या देखेंगे? आपके पास है पेरिसाइकल। इसके बाद क्या है आपके पास? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आपको जो ये रेड कलर मैंने बताया ये क्या है आपके लिए? वैस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर साइड में क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम और उसके भी बाहर क्या है? प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। इनर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम और इनर साइड से मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम की बाहर साइड में क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके पास वैस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड में क्या है? सेकेंडरी जाइलम। वैस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम और उसके भी इनर साइड में प्राइमरी जाइलम और सेंटर में क्या है आपके पास? सेंटर में है आपके पास पित्त, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अब आपको क्या बताना है कि कॉर्क क्या होता है या कॉर्क किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। इसके बाहर जो भी कुछ प्रेजेंट है, मतलब जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और पित्त। उसके बाहर का जो भी पार्ट होता है वो बार्क बनाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है और प्राइमरी जाइलम की ग्रोथ काफ़ी मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम की जो ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो अंदर के साइड से प्रेशर पड़ता है तो बाद में ये फ्लोएम भी क्रस्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है? ऐसे दरार पड़ जाती है। ऐसे क्या होती है? छोटी छोटी दरार पड़ जाती हैं। तो इसी को कहते हैं क्या? कॉर्क कहते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर जो छाल देखते हैं हम लोग, क्या नीम उम का पेड़ होता है तो क्या होता है? उसकी छाल बड़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ की होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो क्या है कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये बनाता है कॉर्क। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्म करता है कॉर्क का। तो अब कॉर्क समझ लिया आपने। अब कॉर्क समझने के बाद क्या समझते हैं कि आपके पास एक नेक्स्ट टर्म है। कॉर्क समझ लिया, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है? ऑल द टिश्यू दैट एग्जिस्ट पेरिफेरल टू वैस्कुलर कैम्बियम। पेरिफेरल का मतलब क्या है कि बाहरी रीजन। एक होता है सेंट्रीपिटल या सेंटर के साइड वाला रीजन होता है, एक होता है पेरिफेरल। तो हर वो टिश्यू क्या दिया है? ऑल द टिश्यू दैट आर पेरिफेरल टू वैस्कुलर सिस्टम। कहाँ पे है? वैस्कुलर सिस्टम के पेरिफेरी है, आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बार्क। उसको क्या कहा जाता है? बार्क कहा जाता है, उसे बार्क की तरह कंसीडर किया जाता है। कोई भी टिश्यू जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर साइड प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट में देखते हैं बार्क इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है वेजिटेबल और क्या होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या है, ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कि स्वेल एंड ओवरी को कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ से सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड के सराउंडिंग में आपको क्या होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रूट क्या है, ये एक प्रकार का साइंटिफिक टर्म है कि हाँ जो भी चीज़ ऐसे पॉलिनेशन होगा या फिर जिसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल्स वगैरह डेवलप होंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे, ओवरी की जो वॉल होती है वो आगे चल के क्या करेगी, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है। चाहे आप टमाटर कहिए, चाहे आप खीरा कहिए, चाहे आप बैगन कहिए, ये सारे क्या हैं, एक तरीके के फ्रूट्स हैं क्योंकि ये सीड के सराउंडिंग में बने हुए हैं। वहीं पे अगर आप वेजिटेबल की बात करते हैं तो कभी हम फ्रूट को कहते हैं कि वेजिटेबल है, मतलब कभी हम टमाटर को कहते हैं, कभी बैगन को कहते हैं, कभी हम अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि आलू होता है उसे कहते हैं कि ये सब वेजिटेबल है, कभी हम किसी चीज़ की पत्ती जैसे हमारे पास पालक वगैरह है तो उसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो है कि एक प्रकार की क्या है, वेजिटेबल है। कभी हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, जैसे आप कैबेज वगैरह, कॉलीफ्लावर वगैरह देखते हैं तो कभी बर्ड को, कभी जो है कि आपके इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि ये वेजिटेबल है। तो जैसे वेजिटेबल एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, उसी तरीके से बार्क भी कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं डिफाइन करता। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी सबको बार्क की तरह कंसिडर कर दिया जाता है क्योंकि जो मेन वुड बनाती है वो सेकेंडरी जाइलम ही बनाती है। आगे देखते हैं, इट कैन रिप्रेजेंट वेरियस टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल ये जो है बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, सेकेंडरी फ्लोएम, सबसे अंदर से स्टार्ट किया, सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद क्या दिया है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद आपके पास दिया है पेरिडर्म, प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल एटसेट्रा। मतलब कि आपको मैंने जो चीज़ें बताई कि आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद उसके बाहर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, उसके बाद पूरा पेरिडर्म। पेरिडर्म का मतलब क्या कि अगर आप अंदर से बाहर जाते हैं तो फेलोजेन, फेलोडर्म, फेलोजेन और फेलम, ये तीनों मिला के पेरिडम बनाती है। तो वो चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, सारा का सारा मिलके बाग बनाएगी। नीचे क्या दिया है, द डेड टिश्यू रिप्रेजेंट आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम इज जनरली कॉल्ड आउटर बार्क। जैसे कि आपके पास जो फेलोजेन बनती है, जैसे हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो जनरेट करती है फेलम को बाहर साइड और अंदर की साइड फेलोडर्म को। तो फेलोजेन के बाहर की जो कॉर्क होती है, जो मतलब क्या आप कह सकते हैं फेलम जो होता है, उसे हम कहते हैं आउटर कॉर्क, और जो है कि कॉर्क कैम्बियम से लेके वैस्कुलर कैम्बियम तक का जो जगह होता है उसे कहते हैं इनर कॉर्क। एक बार इस बात को समझते हैं, क्या चीज़ यहाँ पे दिया, क्या आउटर कॉर्क, क्या इनर कॉर्क। देखिए दिया क्या है कि हमारे पास जो है दो प्रकार के कॉर्क होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्क और दूसरा होता है इनर कॉर्क। दूसरा क्या होता है, इनर कॉर्क। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा आउटर कॉर्क है, कौन सा इनर कॉर्क है। हमने आपको बताया था कि जो फेलोजेन होता है वो अंदर के साइड में फेलोडर्म बनाता है और बाहर के साइड में क्या बनाता है, फैलम बनाता है। बाहर के साइड में किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, फैलम का फॉर्मेशन करता है। तो इसी फेलोजन को हम लोग कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसी फेलोजन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। इसी को कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम। ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है, इसके बाहर की जो टिश्यूज़ होती है, मतलब यहाँ की जो टिश्यू होती है, इसे हम लोग कहते हैं आउटर, इसे हम लोग कहते हैं आउटर बार्क, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर बार्क। और वहीं पे ये फेलोजेन के अंदर फेलोडर्म, उसके बाद आपके पास जो एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम तक। इस फेलोजेन से लेके वैस्कुलर कैम्बियम तक जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वैस्कुलर कैम्बियम तक जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनर बार्क। तो आउटर बार्क मतलब क्या, फेलोजेन के बाहर, और इनर बार्क का मतलब क्या, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर पर कॉर्क कैम्बियम के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी उसे हम लोग इनर बार्क कहेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइटिडोम्स। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या नया वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहा है। तो राइटिडोम्स क्या होता है, ऑल द डेड टिश्यू फॉर्म्ड आउटसाइड द इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम आर कॉल्ड राइटिडोम्स। द अर्ली, यहाँ पे राइटिडोम्स देखिए क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि जैसे ही आपका जो है कि कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन ख़त्म होता है तो आपके पास दिया है कि ऑल द डेड टिश्यू फॉर्म्ड आउटसाइड द इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम। जो इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम के बाहर की डेड सेल्स होती है उसे राइटिडोम्स कहते हैं। मतलब कि क्या होता है ना कि जैसे फेलोजेन ने पहले जनरेट करना स्टार्ट किया क्या,
बाहर की साइड में फेलम और अंदर की साइड में फेलोडर्म। लेकिन एक समय के बाद जो कॉर्क कैम्बियम होता है, जो फेलोजेन होता है, वो क्या करता है, अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ को लूज करने लगता है, वो फिर से रीडिफ्रेंशिएट होने लगता है। जब वो फिर से रीडिफ्रेंशिएट होता है तब क्या होता है कि वहाँ पे जो लिविंग टिश्यूज़ थी वो फिर से डेड टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है राइटिडोम्स। और जो आउटर जो राइटिडोम्स होता है, जिसका फॉर्म, जो अर्ली फॉर्म्ड राइटिडोम्स होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बार्क, और जो लेट फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं हार्ड बार्क। तो ये हो गया किसके बारे में, राइटिडोम्स। मे भी एक नंबर में ये सारे क्वेश्चन या आपके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, टाइलोसिस। बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। टाइलोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो वेसल्स है, जैसे हमारे पास जाइलम की वेसल्स है, फ्लोएम की वेसल्स है, तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास जाइलम की वेसल्स हैं और इससे जो है पानी वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यार क्या आपको पता है कि ये क्या है, डेड टिश्यूज़ है, ये क्या है, डेड टिश्यूज़ हैं। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ से चीज़ें आराम से ट्रांसपोर्ट हो रही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके के आपको क्या देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके के आपको उस पाइप की या उस वेसल्स के अंदर इस तरीके से आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं उनका ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। होता क्या है कि एक मान लीजिए पाइप एज्यूम करिए कि कोई आपके घर में पाइप है। अब क्या है कि पाइप के बीच बीच में छोटे छोटे जो है कि आप कोई ऐसा बैरियर बना दें कि पानी का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। तो ऐसी कंडीशन प्लांट में होती है। तो ये जो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसी को कहते हैं टाइलोसिस। टाइलोसिस पैरेन्काइमेटस सेल्स के मिलके बने होते हैं और ये जाइलम वगैरह में बनते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। हमने दो प्रकार के वुड पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, एक हार्ड वुड पढ़ा था, और एक सैप वुड पढ़ा था। जो हार्ड वुड था उसमें हमने क्या देखा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं होता, ये मैकेनिकली इनएक्टिव वुड होती है। मैकेनिकली इनएक्टिव वुड कैसे वो बनती हैं, क्योंकि उनकी जो वेसल्स होती, पहले जहाँ से आराम से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती थी वहाँ पे कुछ इस तरीके से बबल्स वगैरह का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ये है टाइलोसिस। टाइलोसिस अगर एग्जाम में आपको आता है तो आपको लिखना है कि टाइलोसिस इज अ टाइप ऑफ बबल लाइक आउटग्रोथ फॉर्म्ड, जो है कि बबल लाइक की आउटग्रोथ होता है, जो कि वेसल्स में, जो है कि वेसल्स में इनका फॉर्मेशन होता है, पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है, और इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और ऐसी जो वेसल्स होती हैं वो फंक्शनली इनएक्टिव वेसल्स कहलाती हैं। तो समझ में आ गया क्या होते हैं टाइलोसिस। आई थिंक कि मैंने टाइलोसिस के बारे में कुछ ऐड किया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। लेंटी सेल्स है नहीं, तो आपको खुद से लिखना है। आपको क्या लिखना है कि जो टाइलोसिस होता है ये क्या है, बैलून लाइक आउटग्रोथ है, बैलून लाइक क्या है, आउटग्रोथ है। और ये जो आउटग्रोथ है ये बैलून लाइक, ये क्या करता है, ये आपकी जो ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं वेसल्स में, ये वेसल्स में इनका फॉर्मेशन होता है। पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। पैरेन्काइमेटस नेचर के होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये फंक्शनली एक्टिव वेसल्स को नॉन फंक्शनली वेसल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि फंक्शनली एक्टिव वेसल्स जो हैं, फंक्शनली एक्टिव वेसल्स जो है वो नॉन फंक्शनल वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट था वो ब्लॉक हो जाता है। तो बात समझ में आ गई क्या है टाइलोसिस। नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास लेंटिसेल्स। अब देखिए, आपने कभी अगर पढ़ा होगा प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के बारे में तो आपने लेंटिसेल्स का नाम पक्का सुना होगा। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट को रिस्पायरेशन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि प्लांट में एज सच रिस्पायरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। क्या होता है, प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है। तो प्लांट क्या करता है कि रिस्पायरेशन करने के लिए ये अपने हर बॉडी पार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उसी बॉडी पार्ट से लिया जाता है। जैसे लीफ के पास स्टोमेटा है, वैसे ही जो मोटी वुडी स्टेम्स होती हैं उनके पास रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है। कंडीशंस को एक बार समझिए कि अभी अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुआ था, अभी अभी जो है यहाँ पे राइटिडोम्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो फेलोजेन है, आप सबको पता होगा कि जो फेलोजेन है
वो क्या करती है, फेलोजेन जो बनाती है सेल्स, जो बाहर फैलम और अंदर फेलोडर्म्स बनाती है, जो फैलम्स और फेलोडर्म्स बनाती है, ये क्या होती है, डेड टिश्यूज़ होती हैं। ये फैलम या फिर ये जो है आपके पास फेलोडर्म्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, डेड टिश्यूज़ होती हैं। ये क्या होती है, डेड टिश्यूज़ होती हैं। अब अगर ये डेड टिश्यू है तो आपको पता है कि डेड टिश्यूज़ क्या होती है, वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होती। तो प्लांट को अगर ऑक्सीजन लेना होगा, स्टेम को रिस्पायरेशन करना होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो क्या होता है कि ये जो कुछ फेलोजेंस की जो सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं। ये क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ की होती है, और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये पोर्स प्लांट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो पोर्स होते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो वुडी स्टेम में आपको ऐसे कटे कटे फटे फटे से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उसकी सहायता से वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है वो लेंटी सेल्स वाला। ये देखिए, आपने ऐसा कभी स्टेम पे देखा होगा कि स्टेम के ऊपर क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ नहीं होते हैं, या कुछ प्लांट जो थोड़े जिनके वुड थोड़े से वीक होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपको इस तरीके से ऐसे आँख लाइक ऐसे इस तरीके से कि आपको इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। तो ये होता है लेंटी सेल्स, और ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में प्लांट को। अगर इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को हम देखें तो सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये है इसकी ग्राउंड टिश्यू, ये है क्या इसकी ग्राउंड टिश्यू, और ये है इसकी डर्मल एपिडर्मल टिश्यू। और यहाँ से कुछ टिश्यूज जो होती हैं ये क्या करती है, एयर स्पेस का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये लेंटी सेल्स हैं। ये कौन सी सेल्स हैं, लेंटी सेल्स हैं। तो ये क्या है, लेंटी सेल्स हैं। आपने एप्पल खाया होगा तो एप्पल पे भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ इस तरीके से लेंटी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो है लेंटी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो लेंटी सेल्स को एक बार रीड कर लेते हैं। दिया है एट प्लेस द फेलोजेन कट ऑफ क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स है, मतलब कि एट अ प्लेस, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे फेलोजेन कट ऑफ क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स, जहाँ पे क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, फेलोजेन। मतलब बाहर जो फेलोजेन बाहर की साइड में फैलम जो डेड टिश्यूज़ का बना रहा था, उसने कुछ जो है कि डिफरेंट, कुछ जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, या कह सकते मेरिस्टेमेटिक नहीं कह सकते, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स का फॉर्मेशन किया। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये आउटर साइड में प्रेजेंट होती है कॉर्क के, और दीज सेल्स रप्चर आर द एपिडर्मल एंड फॉर्म द लेंस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, ये एपिडर्मिस से प्रेजेंट होती है और लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये स्टेम की आउटर सरफेस से प्रेजेंट होती है, स्टेम के आउटर सरफेस से प्रेजेंट होती है, इसे लेंटी सेल्स कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि क्या करती क्या, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। इन्हें बनाता कौन है, फेलोजेन बनाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो फैलम की कुछ सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, और वो एयर स्पेस का फॉर्मेशन करती है, जिसकी सहायता से जो प्लांट होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर साइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होती हैं। दिस स्ट्रक्चर आर प्रोमिनेंट फाउंड ऑन वुडी ट्रीज। ये जो वुडी ट्रीज होते हैं उनमें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल देखने को मिलेंगे। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो लेंटी सेल मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। प्लांट और एटमॉस्फेयर में गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। कुछ जो ट्रांसपिरेशन जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसके लिए भी ये योगदान देती है, मतलब थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन इनसे भी होता है। अब जैसे स्टोमेटा में क्या है, ज़्यादा रिस्पायरेशन उससे होता है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन वहाँ से होता है, यहाँ से रिस्पायरेशन कम होता है तो रिस्पायरेशन यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी कम होता है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ कि जैसे क्या होता है कि वुडी जो स्टेम्स होती हैं, मतलब कि जो आपका पेड़ है उसकी जो वुडी स्टेम है उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो जाइलम का बना होता है, और जाइलम की जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं वो क्या होती है, वो डेड सेल्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट को नहीं चाहिए होता है, जो वुडी पार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इसलिए लेंटी सेल्स में जितना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उतने में इनका काम चल जाता है, इनकी दुकान चल जाती है। तो ये अपना जो है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव भी नहीं होती हैं कि गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा करना होगा, ना ही इनके पास लिविंग सेल्स होती है कि इनको गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा करना होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि क्या कुछ टर्म्स जो बचे हुए थे जो कि सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड थे उसके बारे में। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। आपको 4 ऐसे मेंबर्स हैं जिसका एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या होते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, किस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये एनामोलस है। अभी जो कंडीशन हमने पढ़ी ये क्या था, ये नेचुरल फिनोमिना था। जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस यूनिवर्स में होते, कुछ एक्सेप्शन जो है कि नेचर में देखने को मिलते हैं। नेचर में कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं,
तो सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, भले वो प्लांट है, बट कुछ होते हैं जो पैरासाइट है, जो कुछ रूट पे पैरासाइट है, कुछ स्टेम पे पैरासाइट है। तो कोई भी वर्ड अगर आप बायो में कह रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कह रहे हो, तो आप उसे यूनिवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो एक नॉर्मल प्रोसेस था जिसके थ्रू आपका प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है। जैसे हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रोसेस है कि बच्चा पैदा होता है, 1.5-2 साल में चलने लगता है, भागने लगता है, फिर क्या होता है कि उसके स्कूलिंग जो है 5-6 साल से स्टार्ट हो जाती है। मान ला कि अब तो प्ले ग्रुप आ गया तो मदर फादर्स को 3 साल से ही भेज देते हैं। उसकी स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग होने के बाद कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद उसकी जो है कि कोई कहीं जॉब लग जाती है, जो कि नहीं लगती है जनरली, लेकिन मान लेते हैं कि ये स्टेप्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो फर्स्ट क्लास में रहते हैं तो 5th क्लास तक का सिलेबस उनको आता है, सेकंड क्लास में रहते हैं तो उनको 10th क्लास तक का आता है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो हमने पढ़ा वो नॉर्मली प्लांट्स में होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंडीशन के अपोजिट जाके भी कुछ काम करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होते हैं, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, और जो आपके 4 एग्जाम्पल दिए उसको भी हमने डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं तो आप लोग जो है कि बहुत ज़्यादा नई टॉपिक के ऊपर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पुराने सारे टॉपिक्स तैयार हैं, आप रिवीजन बस आपको करना है, एक बार आपको ओवरव्यू लेना है, आपने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से याद है, तो ही आप जो है कि नई टॉपिक पे स्विच करिए। अगर आपके एग्जाम में कम से कम 1 हफ्ते 4-6 दिन बचा है तो। अदरवाइज आप क्या करें कि आपने जो यूनिट कर रखी है उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए और ट्राई करिए कि आप हर यूनिट के शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत कर लें, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसे अच्छी तरीके से कर लें, ताकि क्योंकि आपके एग्जाम अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको ये करना है चाहे ये करना है। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है उनको तो सारा करना पड़ेगा, और वैसे भी सारे बच्चों को सारा करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ के पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका भी आप रिवीजन सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग को ये सजेशन कह लीजिए कि आप लोगों ने, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी उतनी ही पढ़ी है। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो ट्राई करें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो भी डिफरेंट बुक्स में दिए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो रिपीटेड हैं, उन सबको सॉल्व करिए। अब नए कॉन्सेप्ट अगर उसको सॉल्व करिए, वहाँ पे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तब उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ऐसे अब सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो ट्राई करिए कि अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाइएगा, वो घर पे मत छोड़िएगा। एडमिट कार्ड भी ले जाना जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर लेके जाइएगा, वो आपका नंबर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो इंक्रीज़ करा ही देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए।